डाटा दे रहा हूं। रिकवरी रेट है 98.6%, सबसे अंदर, सबसे अच्छा। मैंने दुनिया का भी दिखाया है, देश का भी दिखाया है। देश के अंदर सबसे पढ़े लिखे राज्य का भी दिखाया है, सबसे प्रगतिशील राज्य का भी दिया है, और उत्तर प्रदेश का भी दिया है। अब आपको अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति नहीं होती तो गलती मेरी नहीं है, आपकी। ये आंकड़े ये पब्लिक पोर्टल पे हैं और ये आंकड़े भारत सरकार के वेबसाइट के हिस्से होते हैं। दूसरा देखिए, इसमें सरकार की कम और संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले योगदान ज्यादा होते हैं। आईसीएमआर जुड़ा हुआ है इसके साथ। देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो इस महामारी के दौरान कोरोना के वैक्सीन बनाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया है। इसलिए वैज्ञानिकों का सम्मान करने की आदत हमारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वे देश के लिए काम कर रहे हैं। आंकड़े छुपाने से उनका काम नहीं चलता है। आंकड़े जितना भी प्रकाशित करेंगे, उस पर जितना उनका कार्य होगा, उनके होमवर्क को उतना आगे बढ़ाएगा। देश के अंदर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन आपकी उपलब्धि क्या थी? जब कोरोना आया था तब उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं थी, एक भी लैब नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग लैब, मैं कहता रहा हूं देश के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पहले से है। पुणे में इसकी जांच हो रही थी और पहला केस आया था तो हमने सैंपल पुणे भेजे थे। और आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर ली है। 4 लाख टेस्ट आपके बलिया में भी टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। हाँ, हो गए। मैं तो अभी बलिया होके आया हूं। अब आपको फुर्सत नहीं मिलती है तो मैं तो होके आया हूं। मैं बाढ़ क्षेत्र का भ्रमण करके भी आया हूं। अब जमीन पे मैं हूं या आप हो, अब यही से पता लग जाएगा। हवाई नहीं, मैं जमीन पे भी गया था, राहत बांट के आया हूं। दूसरा, वैक्सीनेशन, यानी अब तक हम लोग लगभग, आज हम लोग 7 करोड़ लोगों का टेस्ट पूरा कर चुके होंगे। अब तक 7 करोड़ टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे हो चुके होंगे। 6 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया है। ये वैक्सीन सबके लिए है। रिकवरी रेट सबसे अच्छी, पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, 0.01% उत्तर प्रदेश के अंदर है। मृत्यु दर सबसे कम, आबादी सबसे ज्यादा, और ये आंकड़े हैं हमारे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव वहां बैठे रहें और 2022 में भी आपको बैठने का अवसर मिले। मेरी कामना है। यद्यपि देखिए, आपके खिलाफ भाजपा का प्रत्याशी लड़ेगा तो मुझे प्रचार में जाना है और परिणाम क्या होगा ये भी आप जानते हैं, लेकिन सदन में तो मैं कामना कर ही सकता हूं आपके लिए। की अपील करके आएंगे। महोदय, राशन की बात कर रहे थे, गरीब को राशन कह रहे थे 60 रुपए का खाद्यान्न और 150 रुपए का बैग। बैग 150 रुपए का नहीं है, नहीं, कुल 45 से 48 रुपए का बैग है। बैग 15 किलो का भी है और 25 किलो का भी है। मजबूत बैग है, वाटरप्रूफ बैग है और खाद्यान्न लेकर के आराम से निकल सकता है, जा सकता है। हर एक लाभार्थी को इसलिए दिया जा रहा है, बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास नहीं होता है, नहीं लेके जा पाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि गरीब को नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार तो बार बार इन गरीबों का समर्थन करेगी, उनको हर प्रकार की सुविधा देगी और हम लोग उसी के लिए आएंगे।
महोदय, इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हर एक तबके को लाभ दिया गया। अभी कांग्रेस की नेत्री कह रही थी यहां पर कि बहुत सारी बातें उन्होंने यहां पर कही। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को कोरोना से जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों के लिए सरकार लेके आई। उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार है जिसने लागू किया। उन गरीब बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों के लिए 4,000 रुपये मासिक एक छात्रवृत्ति भी सरकार ने घोषित की है और उसकी पहली 3 माह की किस्त उन बच्चों को दे भी दी गई है। निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी हम एक योजना लेकर के आ रहे हैं। अभियान चल रहा है, बहुत जल्दी हम उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कोरोना कालखंड के अंदर जो लोग कोरोना के बगैर जिन लोगों का जीवन, अमूल्य जीवन समाप्त हुआ, उनके परिवार में भी कोई बच्चे इस प्रकार के होंगे, उनको भी हम आच्छादन के लिए योजना लेके आए हैं, उनको भी हम कवर कर रहे हैं। और हर एक तबके के लिए सरकार पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसको आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य को लेकर के चल रही है। महोदय, मुझे इस अवसर पर बहुत कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं, अगर उसी के साथ हम लोग चलेंगे तो अच्छा रहेगा। विस्तार तो काफी ज्यादा है। हम लोगों ने जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था, एक बात जो बेरोजगारी की बात हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अपने शुरुआती भाषण में की गई थी और कांग्रेस की नेत्री कह रही थी कि नौकरी कहां लगी है। मुझे लगता है मेरे बात को अगर नोट कर लेंगे तो मुझे आंकड़े नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोग नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि आप लोग भी अपने भाषण में कह सकेंगे कि इस सरकार ने इतने लोगों को नौकरी दी है। नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए, 1.5 लाख हम लोगों ने शिक्षक भर्ती किए हैं। 1,26,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद में, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षाओं को लेंगे। 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। पुलिस आरक्षी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी आदि की जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, लगभग 1.5 लाख से ऊपर इनकी भर्ती हुई है। 3 लाख तो यही 2 विभागों का मैं आपको दे दे रहा हूं। बाकी अन्य सभी विभागों को अगर आप देखेंगे, इसमें विद्युत विभाग भी है, जल शक्ति विभाग है, अन्य सभी विभागों का अगर आप देखेंगे तो अन्य सभी नियुक्तियों को लेकर के 4.5 लाख पंक्ति है। 4.5 लाख लोगों से कम की नौकरी नहीं मिली है और नौकरी की प्रक्रिया निरंतर आगे चले। ये सरकारी नौकरी है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, किए गए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर हुए निवेश, निजी निवेश, सरकारी निवेश के कारण 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को वहां पर नौकरी और रोजगार से जोड़ने का कार्य भी हुआ है और 60 लाख से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। और मैं तो ये सोचता था कि कांग्रेस नेत्री महिला होने के नाते मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि पुलिस की भर्ती में 20,000 तो केवल महिला आरक्षी भर्ती हुए हैं और 20,000 से अधिक। आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए था कि अभी पंचायत चुनाव हुए हैं। पंचायत चुनाव में 33% महिला आरक्षण है और महिलाओं में अगर आप देखेंगे, प्रधान क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों में 46% जीते हैं, ब्लॉक प्रमुख में 56% जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष में और भी ज्यादा जीते हैं। अब इतनी अधिक संख्या महिलाओं का प्रतिनिधि, उनको भय हो सकता है महिलाओं से, आपको भले न हो, हम तो कर रहे हैं। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं।
अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। ये परिस्थितियां बदली हैं। अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के पूरे परसेप्शन को खराब किए थे। पहचान का संकट आया था। और जहां तक बेरोजगारी की आप बात करेंगे, कोरोना कालखंड ने साबित किया उत्तर प्रदेश में दम है और उत्तर प्रदेश की दमदार सरकार वह कार्य करके दिखाएगी भी। 2016-17 में 17% से अधिक यानी 17.5% से अधिक बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश में। और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5% से नीचे आई है। और सरकार इस कार्य को, ये मेरे आंकड़े नहीं भैया, थोड़ा पढ़ने की आदत भी डाला करिए भैया। जमीन पर रहने की आदत डालेंगे तो कुछ सीखेंगे, अच्छी दे पाएंगे, लोगों को भाषण दे पाएंगे। देखिए भाषण जो है, मंचों पे आप जब गलत भाषण दे के आते हैं, पब्लिक भले उस समय करेगी, पीछे कोसती है, बाद में बोलते हैं कि बड़ा झूठा बोल के चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए तथ्यों पर बोला जाना चाहिए, आंकड़ों पे बोला जाना चाहिए और मजबूती के साथ बोला जाना चाहिए। कुछ नहीं जी, सही बात हम बोल पाएंगे। आज देखिए आज का नौजवान अब बहुत स्मार्ट हो चुका है, बहुत तेज हो चुका है, हर एक चीज की ध्यान रखता है। वो टेलीविजन नहीं देखता होगा लेकिन उसको जानकारी है कहां पे कौन क्या कर रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, वो आप लोगों की इन हरकतों से बहुत उसको पसंद नहीं आती है। और मैं इसीलिए आप जो ये अनुपूरक बजट आया है, इसीलिए हम लोग आए हैं आपको सावधान करने के लिए। हाँ, आप सावधान हो जाइए। हमने बिजली इसीलिए घर घर पहले पहुंचा दी है कि अब नौजवान को अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए, स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। और मैं तो कांग्रेस नेत्री से भी कहूंगा थोड़ा क्षेत्र में भी ध्यान दिया करें, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि गांव में 16 से 18 घंटे बिजली मिल रही है, नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। दूसरा रहता नहीं अभी थोड़ा तो उसमें बिजली बिना भेदभाव की बिजली, और हम लोग बिना भेदभाव की बिजली 16 से 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में, 18 से 20 घंटे तहसील मुख्यालयों पर, 23 से 24 घंटे जिला मुख्यालयों पे बिजली दे रहे हैं। और 2017 से दे रहे हैं, 2017 से दे रहे हैं।
ये सरकार की गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए सरकार की नीति का हिस्सा है। हम कर रहे हैं। हमें लोगों के घर में, गरीब के घर में रोशनी अच्छी लगती है। आपको अंधेरा अच्छा लगता था, आपने वो काम किया। हमें रोशनी अच्छी लगती है, हमने वो काम किया। कुछ लोगों को अपने स्वयं के स्मारक बनाने में रुचि होती है, कुछ लोगों को देश के महापुरुषों के स्मारक बनाने में अच्छा लगता है। हम लोगों ने यह काम किया। हमें देश के महापुरुषों का, वीर योद्धाओं का, या अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए जो स्थल थे, उनके सौंदर्यीकरण के कार्य हमें अच्छे लगे, हम वो काम कर रहे हैं। हम मां विंध्यवासिनी धाम का वहां पर सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं। हर एक की अपनी पसंद होती है, अपनी वो होती है, हम वही काम कर रहे हैं। और महोदय, इसलिए कोरोना के बावजूद, कोरोना महामारी, ये महामारी है, असावधानी नहीं हो सकती, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सकती है। और हम लोग इसीलिए उसको लेकर के लगातार काम किए। हर एक व्यक्ति काम किया, अपने स्तर पर उसने प्रयास किए। उस दौरान भी सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे नए प्रयास किए, नए मॉडल यूपी ने दिए, जैसे निगरानी समितियों का मॉडल WHO ने सराहना की, नीति आयोग ने सराहना की। ऑक्सीजन ऑडिट का मॉडल, 24 करोड़ की आबादी में 700 मीट्रिक टन से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने वायुसेना के विमान हमें उपलब्ध करवाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध कराई, टैंकर्स उपलब्ध कराए। ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में हमें और आसान हुआ, और बाद में बढ़ा करके हम इसको 1000 टन तक लेकर के गए। लेकिन ये ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आज उत्तर प्रदेश PM केयर के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निधि से, आप सब लोगों ने अपनी निधि से योगदान किया। आज हम लोग प्रदेश के अंदर 560 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें 300 से अधिक स्थापित हो चुके हैं। 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। और उस दौरान हम लोगों ने जीवन भी बचाने का पूरा प्रयास किया और जीविका को भी बचाने का प्रयास किया। कोई उद्योग धंधा बंद नहीं होने दिया। काम धंधा, वहां पे हमने कोविड केयर सेंटर बनाए, कोविड हेल्प डेस्क बनाई, लेकिन कार्यक्रम हमारे निरंतर चलते रहे। और निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ANM, ग्राम प्रधान, क्षेत्र वहां के जो पार्षद नगरीय क्षेत्रों में थे, बहुत सराहनीय कार्य किया। मैं इनका सबका अभिनंदन करता हूं। कोरोना वॉरियर्स ने जो सेवा का अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की, उन सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन विभिन्न विभागों के लिए भी स्वीकृति जारी करने में कोई कोताही नहीं की। कोरोना के बावजूद, जानते हुए अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून 3 महीने लगातार सेकंड वेव के उसमें था प्रदेश, तो भी स्वीकृतियां जारी की गई। चाहे वह चिकित्सा शिक्षा का 9,141 करोड़ रुपए में से 4,262 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 10,840 करोड़ में से 7,850 करोड़, परिवार कल्याण में 10,351 करोड़ में से 10,130 करोड़, भारी और मध्यम उद्योग में 14,987 में से 5,989 करोड़, लोक निर्माण विभाग 22,582 में से 3,729 करोड़, सिंचाई विभाग 18,899 में से 5,329 करोड़, नमामि गंगे में, ऐसे अलग अलग विभागों में स्वीकृतियां